हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है आप सबका। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब वीडियो चैनल। हमेशा की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। छात्रों, आज सोमवार का दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास का पहला चैप्टर हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताई थी हमने बातें। हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी खोज कब हुई, ये कितनी, इसका हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है, हड़प्पा काल की कौन सारी वस्तुएं प्राचीन और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हड़प्पा सभ्यता की जानने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में कौन सी पुरा वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कुछ हिस्से इसका पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था। वो वीडियो चाहें तो आप हिस्ट्री का लेक्चर 1 पहला चैप्टर का आप यूट्यूब वीडियो चैनल से देख सकते हैं। लेकिन आज जो उससे आगे जो शेष उस दिन रह गए थे, उससे आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज जो है हिस्ट्री वही पहला चैप्टर है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो 5000 साल पुरानी है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसे होने की वजह से इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और यह सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच अपने अस्तित्व में पाई जाती है और समाप्त हो गई। यह बहुत सारे इसके पीछे कारण थे, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी बात किए थे और आगे भी करेंगे। अलग अलग विद्वानों का और इतिहासकारों का मत है अलग अलग। कुछ का कहना है कि भूकंप आने की वजह से खत्म हुआ, कुछ का कहना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी जिसके वजह से समाप्त हो गई यह सभ्यता। भिन्न भिन्न मत प्रकट करते हैं। किसी का कहना है आग लग गए, किसी का कहना है बाढ़ आ जाने की वजह से, या किसी का कहना यह भी है कि बाहरी आक्रमण की वजह से हड़प्पा वासी सबके सब मारे गए। तो जो भी कारण हो, कारण अनेक हो सकते हैं। इतिहासकारों का अपना मतांतर है और सभी अपनी अपनी बातों की पुष्टि विभिन्न तरह के साक्ष्यों से करते हैं। हमें सभी चीज़ों का अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन यह बात मात्र एक कोई कारण ऐसा नहीं है सटीक जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, यह कहना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो आइए उसी हड़प्पा सभ्यता की शेष जानकारी जो हमने आपके लिए छोड़ी थी, आज हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ हमने पिछले क्लास में स्टॉप किया था, उसी से आगे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है आज का। पहला टॉपिक है शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी, क्योंकि हड़प्पा वासी के लोग शिल्प उत्पादन भी करते थे। जैसे शिल्प उत्पादन क्या होता है? शिल्प उत्पादन का मतलब जैसे कि वो मनका बनाते थे, औजार बनाते थे, आभूषण बनाते थे, तरह तरह की मृद भांड फायांस के बने बर्तन और भी बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं को वो काट कर छाँट कर उसको उसमें कारीगरी करके उसे अपने अनुकूल अपनी आवश्यकता के लिए जरूरत भर उसके रूप में परिवर्तन करके उसे अपने लिए बनाया जाता था। तो उस कार्य को शिल्प उत्पादन कहते हैं। यह शिल्प उत्पादन का कार्य हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी जगहों से अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ, अनेक साक्ष्यों से पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के चहुंदड़ो एक ऐसा जगह है जहाँ शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। वहाँ मनका बनाया जाता था। मनका का अर्थ क्या होता है? मनका का अर्थ होता है गुड़िया, मूर्ति, माला। ठीक है, ये मनका को मणिका, संस्कृत का शब्द है एक मणिका, उसी मणिका शब्द से यह मनका निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि गुड़िया का एक ऐसा समूह, ऐसा दाना जो किसी धागे में पिरोकर माला के रूप में बनाया गया हो, उसे हम मनका कहते हैं। और ये मनका मणिका नामक शब्द से निकला हुआ है, गुड़िया गुटिका नामक संस्कृत शब्द से निकला हुआ है। तो ये सभी का लगभग अर्थ एक समान ही होता है, अर्थात आप मनका का अर्थ समझ गए कि यह भी एक पूरा वस्तु है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। साक्ष्यों के
रूप में हमें इससे यह पता चलता है कि हड़प्पावासी मनकों का प्रयोग करते थे। मनका माला पहनने के काम आता था। जो औरतें होती थी, पुरुष भी होते थे, इन मनकों को धारण करते थे। ये मनका अनेक तरह के पदार्थों से मिलकर बना होता था। कोई पत्थर का बना होता था, कोई जैस्पर, कीमती रत्न, है ना, स्फटिक, क्वार्ट्ज, कार्नेलियन नामक एक सुंदर लाल रंग का पत्थर होता था, उससे बनता था। सील खड़ी नामक पत्थर से भी बनाया जाता था। इस पत्थर को पहले घिस कर पहले अपरिष्कृत किया जाता था, ताकि उसको तोड़ के खंड खंड टुकड़े, और उन टुकड़ों को ज़रूरत के हिसाब से उसमें घिसाई पिटाई करके जो है कि उसके सल्क निकाल के उसे पतला और छोटा सूक्ष्म बनाया जाता था आवश्यकता के अनुसार, और उसमें छिद्र करके उस दाने में उस दानों को धागे में पिरोया जाता था। इस तरह करके मनका बनता था। यह मनका का आकार अपना अलग अलग होता था, चक्राकार, खंडित, बेलनाकार, है ना, लंबाकार, दंडाकार, विभिन्न आकृतियों में यह मनका पाया जाता था। और यह मनका बहुत सारे जगहों से हमें प्राप्त होता है बनाने का, जैसे घिसाई का, जैसे चौहंदड़ो नामक एक जगह है हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ से ये मनका बनाने का घिसाई पिटाई करके इसके जो वेस्ट पदार्थ हैं कचड़ा के तौर पर, वो उस अगल बगल जहाँ पर ये निर्माण होता था उन अगल बगल के जगहों पर प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है, वहाँ पर फेंके गए हैं। ऐसा लगता है कि यहीं पर यह सामान बना करता था। उसके अलावा जो घड़ा होता है, सुराही, है ना, फैंस का बर्तन बनता था, जो विलासिता का प्रतीक है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये विलासिता की फैंस की बनी हुई मृदभांड सभी लोगों के घर में नहीं पाई जाती थी, यहाँ वहाँ और समृद्ध लोगों के घर में ही पाई जाती थी, संपन्न लोगों में। तो ये विलासिता की प्रतीक मानी जाती थी। ऐसे वस्तुओं को बनाया जाता था। और भी बहुत सारे शिल्प उत्पादन से लेके औजार और हथियार बनाए जाते थे, माला वगैरह बनाया जाता था, आभूषण बनाए जाते थे, और भी बहुत तरह तरह के छोटे बड़े कारीगरी से संबंधित कार्य होते थे, जो कि अनेक जगहों पर पाए गए हैं, जैसे कि चौहंदड़ो, बालाकोट, नागेश्वर, मोहनजोदड़ो, ये सब जगह है जहाँ से शिल्प उत्पादन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। सबसे पहला है चनबुदड़ो, है ना, उसके बाद में है नागेश्वर, उसके बाद में बालाकोट, उसके बाद में है मोहनजोदड़ो, ये जो चार मुख्य जगह है जहाँ से शिल्प उत्पादन का हमें पता चलता है। वहाँ पर कूड़ा करकट के रूप में इन चीज़ों का जहाँ उत्पादन किया जाता था, उन वस्तुओं का वहाँ अगल बगल में कचरे के रूप में फैले हुए हैं, खुदाई के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ये शिल्प उत्पादन के प्रमुख जगह थे, जहाँ मनका बनाने से लेकर के बाट पटोखारा भी बनाया जाता था, औजार, बर्तन, हथियार, उसके बाद में आभूषण और भी छोटे बड़े आवश्यकता की वस्तुएं प्रयोग की जाती थी। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, और ये सारी वस्तुएं शिल्प उत्पादन के तहत हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाया करते थे और इसका उपयोग करते थे। तो शिल्प उत्पादन के बारे में हमने जाना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान। वैसे कुछ हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जगहों पर ये, जैसे ये चार जगह हमने बताया, चौहंदड़ो, नागेश्वर, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, ये चार शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह हैं, जो उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा यहाँ पुरातत्वविद कई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लोग इन वस्तुओं का उत्पादन तो करते ही थे, तरह तरह के कारीगरी और शिल्प से संबंधित, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जगह भी मिले हैं जहां इन वस्तुओं का उत्पादन होता था। जैसे मोहनजोदड़ो का नाम आता है, हड़प्पा नामक जगह आता है जहां इसकी खोज की गई थी सभ्यता की, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही पड़ गया। तो वो हड़प्पा जगह, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, नागेश्वर, चौहंदड़ो, ये उत्पादन केंद्र के साथ साथ शिल्प उत्पादन के लिए भी जाना जाता था। शिल्प उत्पादन में हमने बताया कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन आता है, और इसके अलावा सीधे उत्पादन केंद्र की अगर बात की जाए तो इसमें तांबा से बने हुए वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हमारे इतिहासकार विभिन्न स्रोतों से उन्हें जानकारियों के आधार पर ये बात पुष्ट होती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग
तांबों का भी प्रयोग करते थे, लौह अयस्क का प्रयोग करते थे और भी कई धातुओं का उन्हें ज्ञान था। तो तांबे का उत्पादन वो करते थे कि राजस्थान का खेतड़ी आज भी जहाँ से तांबा का उत्पादन होता है तो वहाँ से वो लोग तांबा को ले जाया करते थे और चौहंदरो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नागेश्वर, बालाकोट इन जगहों पर ले जा करके उन तांबों से लेकर लौह अयस्क से लेकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। सिलखड़े पत्थर से भी तरह तरह के छोटे बड़े चीज बनाए जाते थे, मुहर बनाए जाते थे, बाट बनाया जाता था, है ना। तो ये सारे उत्पादन केंद्र के लिए जाने जाते हैं, पहचान होते हैं। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। माल प्राप्त कहाँ से होता था, जैसे कच्चा माल उन्हें कहाँ से मिलेगा जो ताकि वो वस्तु बनाए। तो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उनके पास बहुत सारे विकल्प थे। अगल बगल के क्षेत्रों से, दूर दराज के क्षेत्रों से वो ले जाया करते थे और परिवहन के लिए उन लोगों ने दो चीज़ों का अपना रास्ता अपनाया था, जैसे नदी मार्ग। नदी मार्ग का मतलब होता है जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे, तो ये नदी उनकी जीवन रेखा के समान थी और इन जीवन रेखा के समान ये नदी का इस्तेमाल वो लोग परिवहन के लिए करते थे, सिंचाई के लिए करते थे और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग करते थे। और हमारी प्राचीन से प्राचीन सभ्यता का अगर हम उसका अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि कोई भी दुनिया की कोई भी सभ्यता, चाहे हांगो की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, यूनान की सभ्यता हो, भारत की सभ्यता हो या किसी भी देश की सभ्यता हो, वह किसी न किसी नदी के किनारे, जलाशय के किनारे, समुद्र के किनारे, किसी न किसी पानी के किनारे ही इसका जन्म हुआ है। तो हमारे यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे हुई थी। तो इस रास्ते वो लोग माल को ले जाया करते थे, बहुत सारे दूर दूर के जगहों से उसी नदी मार्ग से लेकर के इन जगहों पर पहुंचते थे। जहाँ पर नदी मार्ग की सुविधा नहीं थी वहाँ बैलगाड़ी से पैदल यातायात करके वो सामानों को ले जाया करते थे। तो ये माल ले आने की उनके पास ये नीति थी और ये सामान तो ले आते थे इन जगहों पर और तरह तरह के चीज़ों का उत्पादन करके वो फिर अगल बगल के बाज़ारों में बेच देते थे। इस तरह उनकी कारीगरी की कार्य चलता था। हमने पहले ही देखा कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में भी हमने देखा कि वो लोग कृषि पशुपालन करते ही थे, साथ में उत्पादन कार्य भी करते हैं। अब बताइए आज से 5000 साल पहले ऐसा समाज जो कृषि कार्य करता हो, पशुपालन करता हो, साथ साथ तरह तरह के औजार, आभूषण, मन के बर्तन, पात्र बनाया करता हो, उत्पादन करता हो, निश्चित वो समाज बड़ा डेवलप रहा होगा। यदि संभव होता, काश ऐसा होता कि वो सभ्यता आज तक अगर जीवित रहती तो सबसे विकसित और सबसे मॉडल आदर्श समाज और आदर्श सभ्यता का खाका प्रस्तुत करती। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जो सभ्यता या अपने अस्तित्व में फलीभूत होने से पहले ही समाप्त हो गई। तो यह कहानी बनकर रह गई और इतिहास में दब कर रह गया। उसी चीज़ को हम लोग अध्ययन के तौर पर जान रहे हैं। आगे आइए बात करते हैं हम लोग उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल जो थे। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला जो माल था, हड़प्पा सभ्यता के अगल बगल से, बहुत दूर दराज से भी, निकट से भी सामान आया करता था। उन जगहों में से कुछ महत्वपूर्ण थे, जैसे गुजरात का भड़ौच है, राजस्थान का खेतड़ी है, नागेश्वर, बालाकोट, और दक्षिण भारत से सोने प्राप्त होते थे, राजस्थान के खेतड़ी से उन्हें तांबे प्राप्त होते थे और अगल बगल के दूर दराज के क्षेत्रों से, निकट पास नज़दीक के क्षेत्रों से वे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करते थे नदी मार्ग के माध्यम से, बैलगाड़ी, ये पैदल मार्ग के द्वारा, और उन वस्तुओं को निकट के बाज़ारों में वो बेचा करते थे। ये उनका उपमहाद्वीप और इससे आने वाले माल का मत है। आगे देखिए हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर का मतलब होता है बहुत ही दूर, अति दूर क्षेत्रों से भी हड़प्पा वासियों का संपर्क था। जैसे भारत और हड़प्पा सभ्यता में जिनका जगह था उत्पादन कार्य करने का और जहाँ तक उनका स्थान था, फैलाव था, उस जगह तक तो थे ही फैले हुए, उस जगह से दूर भी उनका व्यापार व्यवसाय होता था। जैसे भारत से बाहर, उपमहाद्वीप से भी बाहर फारस, ओमान, अफगानिस्तान का सुरतगोई इलाका जो कि इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इन सभी जगहों, तो इन जगहों के अलावा
वो मेसोपोटामिया, ईरान इराक तक उनका हड़प्पा सभ्यता का फैलाव था। ईरान इराक के अलावा मिस्र से भी था, उसके अलावा ओमान, फारस, इन सभी जगहों से हड़प्पा सभ्यता के लोग आवागमन करते थे। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो ये सुदूर क्षेत्रों से भी हड़प्पा सभ्यता का संपर्क था व्यापार व्यवसाय के लिए, और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उनसे संपर्क स्थापित वे लोग करते थे। इस चीज़ की पुष्टि हमारे इतिहासकारों ने विभिन्न साक्ष्यों के वजह से किया है। जैसे साक्ष्य यह बताते हैं कि मेसोपोटामिया से भी हड़प्पाई सभ्यता के बाट, बटखरे, मन के कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई है। उसके अलावा ओमान से भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वही जगह है, और वहाँ पर उपलब्ध जो प्राचीन और पूरा वस्तु है, ये वस्तु हड़प्पा सभ्यता से भी इनका कनेक्शन रहा है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ओमान, मेसोपोटामिया, है ना, ओमान, उसके अलावा बहुत सारे दूर दराज यानी उपमहाद्वीप के बाहर भारत के बहुत अत्यधिक दूर भी नहीं, समझिए कि अभी के देश में जितना विस्तृत है इतना तो संभव नहीं था, लेकिन बहुत सारे अगल बगल के क्षेत्रों से, दूर दराज के क्षेत्रों से भी उपमहाद्वीप से बाहर हड़प्पा सभ्यता के जो सर्किल था, जहाँ के आसपास लोग रहते थे, उससे भी बाहर उनका संपर्क था। इस बात की पुष्टि होती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो सामान बनाए जाते थे वो सामान दूसरे जगहों से भी उत्पादन के रूप में, उत्खनन के रूप में प्राप्त हुआ है। इससे यह बात और पुष्ट होती है, संकेत हमें मिलता है कि हड़प्पाई लोगों का यहाँ के लोगों से संपर्क था और ये लोग व्यापार व्यवसाय करते थे। तो इस तरह सुदूर क्षेत्रों से भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं टॉपिक में, मोहरे, लिपि तथा पाठ। मोहरे जो है, मोहर सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। यह मुहर बनाया जाता था। अभी इस मुहर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां उत्प्रेरित होते थे, और ये आकृतियां के बीच में कभी कभी किसी जानवर का, पक्षी का, या किसी खास सिंबॉलिक कोई होता था जो ज़्यादा प्रचलन में रहता हो, ये मुहर में उगा दिया जाता था। ये पत्थर जो होते थे सेल खड़ी, ये मुलायम पत्थर होता था, जिसे आसानी से घिस कर इसमें विभिन्न प्रकार की अपने अनुकूल, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें आकृति उकेरित किया जा सकता था। तो इस तरह के सेल खड़ी पत्थर से मुहर बनाए जाते थे, और उस मुहर में जो है कि एक मुहर ऐसा प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता का जिसमें वृषभ का चित्र है, वृषभ बैल का, और हमने आपको पहले ही शुरुआती क्लास में बताया था कि वो लोग पशुपालन भी करते थे। उस पशुपालन में वृषभ को जो पालते थे, तो ये वृषभ शायद बैल को कहा जाता है, शायद क्या एकदम डेफिनेटली बैल को कहा जाता है, क्योंकि बैल का ही संस्कृत में अर्थ वृषभ होता है। और ये बैल को पालते थे ताकि खेत को जोत सके, ये खेत जोतने में वृषभ का इस्तेमाल करते थे, तो उसका भी चित्र उस मुहर पर रहता था। मुहर ये एक ही प्रकार का नहीं है, अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग आकृतियों वाले कई प्रकार के मुहर प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि शायद हड़प्पावासी अपनी आवश्यकता के अनुसार हर व्यक्ति अपना अलग अलग, हर पोस्ट पद स्थान के हिसाब से ये मुहरों का निर्माण होता था, आवश्यकता के अनुसार मुहरों का निर्माण होता था। और ये मुहर का उपयोग किस लिए किए जाते थे, इसके बारे में हमारे इतिहासकारों ने यह बतलाया है कि लंबी दूरी के लिए जब कोई वस्तु को डिलीवर करने के लिए भेजा जाता था, तो किसी थैले में, बोरे में, या किसी भी चीज़ में जब उसको, जैसे झोले में ही सामान को रख दिया जाता था, रखने के बाद में उसके मुंह को बांध दिया जाता था रस्सी से। बांधने के बाद में अब ये रास्ते में जा रहा है तो कोई इसके साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है, कोई इसको तोड़ कर देख सकता है, कुछ सामान अदला बदली कर सकता है। इससे बचने के लिए हमारे हड़प्पावासी क्या करते थे, उसके रस्सी को, मुंह को, दोनों को एक साथ डाल के, और इस तरह मुहर माने गीली मिट्टी से हो या किसी भी प्रकार की वस्तु से उसमें मार करके और उस वस्तु पर उसको मोहर लगा दिया जाता था, जिससे उस दोनों रस्सी के मुंह और उसके बंधन के अगल बगल के क्षेत्र सील हो जाता था और उस पर एक खास प्रकार की आकृति उग आती थी। अब जो माल प्राप्त करने वाला रिसीवर है, जो वहाँ दूर बैठा हुआ है ना, वह उस मुहर को देख करके ही यह पुष्ट करता था कि इस वस्तु के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, अदला बदली नहीं की गई है, ताकि वह संतुष्ट होकर के उसे ग्रहण कर लेता था। अगर वह मुहर टूटा हुआ पाया जाता, उसकी रस्सी खुले हुए पाए जाते, तो उसे वो लौटान देने का भी उसके पास ऑप्शन रहता था।
तो समझिए ना, आज की तरह जिस तरह हम मनी ऑर्डर कोई मिलता है या कोई पत्र हमें मिलता है बाय पोस्ट या किसी भी माध्यम से, जब उसके सील टूटे होते हैं तो अविश्वास उत्पन्न होता है कि शायद इसके साथ कोई छेड़छाड़ किया हो। तो इस प्रकार का चलन उस जमाने में था, से 4000-5000 साल पहले। तो निश्चित तौर से लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी मांग के हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित किया था। और उन व्यवस्थित चीज़ों में मुहर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मुहर अनेक पुरा वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है कि ज़्यादा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में मोहरों का स्थान आता है, व्यापार व्यवसाय से लेकर हर तरह की चीज़ों के लिए। तो ये मोहरों को हम लोग को पढ़ना है, जो उपयोग की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। अब आइए हम लोग लिपि के बारे में पढ़ते हैं। लिपि क्या है? जिस तरह हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है छात्रों? आप लोग जानते हैं, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इंग्लिश को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन में। तो इसी तरह हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि जब किसी भाषा को, साउंड को, ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जिस चिन्हों का, प्रतीकों का या संकेतों का हम उपयोग करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा का अपना अपना अलग अलग लिपि होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भाषाएं थी या जो लोग बोलचाल में, प्रचलन में जो व्यवस्थाएं रखे थे, उसको एक खास चिन्हों से, प्रतीकों से डिनोट किया जाता था, सूचित किया जाता था। उसी को हम लिपि कहते हैं। यह लिपि में अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या हमारे इतिहासकारों के मुताबिक 375 से 400 के बीच पाई गई है। लिपि में 375 से 400 के बीच इसमें अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या या प्रतीक चिन्हों की संख्या हम कह सकते हैं पाई गई है। ये जो है आज के डेट में पठनीय नहीं है। अभी तक किसी विद्वान ने इसको पढ़ नहीं पाया है। फिर बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ, खुदा हुआ, मोहरों पर, पत्थरों पर, शिलालेखों पर, कहीं कहीं कुछ कुछ प्राप्त हुए लिखे हुए चीज़ हमें उत्खनन के दौरान, लेकिन उन चीज़ों को आज तक हमारे किसी विद्वान ने पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है। अपितु भारत का ही नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ नहीं पाया है। हाँ, कुछ चिन्हों से उसकी आवश्यकता, उसके उपयोग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या लिखे हुए हैं इस लाइन में, ये एकदम क्लियर पता नहीं चलता है, क्योंकि वो भाषा लुप्त तो हो चुकी है। उसको पढ़ने वाले जानकार कोई लोग नहीं रहे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो, इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वो जो जिस भाषा में लिखा हुआ था, उस भाषा को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1830 ईस्वी में पढ़ा। उसके पहले किसी विद्वान ने नहीं पढ़ा था। तो धीरे धीरे हमें उनका अभ्यास हुआ, जानकर। तो ये बात की बात है, दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो चीज़ें थी उसको किसी विद्वान ने नहीं पढ़ पाया, इसलिए यह अभी तक हमसे छुपी हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमसे अभी तक अज्ञात है। अगर पढ़ पाने में हमें सफलता मिल पाती या मिल गई होती तो समझिए कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें स्वतः हो जाती। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की हमें जो जानकारी है बहुत ही कम है, और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो छुपी हुई है और गुप्त है अभी तक। रिसर्च जारी है, आने वाले समय में कभी भी हो सकता है, ये बात की बात है। तो हमने लिपि के बारे में देखा कि लिपि क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह, इसका क्या होता है। ये जो लिपि है, ये जिस तरह हर भाषा का अपना लिखावट होता है, शैली होता है, उसी प्रकार जैसे हिंदी हम लिखते हैं तो बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं ना, इंग्लिश लिखते हैं तो वो भी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं तो दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। तो हर भाषा की अपनी लिखावट होती है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि थे, हड़प्पा सभ्यता की जो भाषाएं थी, वह बाएं से दाहिने नहीं लिखी जाती थी, हिंदी की तरह नहीं, उर्दू की तरह लिखी जाती थी। उर्दू जिस तरह दाहिना तरफ से स्टार्ट किया जाता है और बाएं की तरफ लास्ट किया जाता है, उस तरह लिखी जाती थी। वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाने वाली लिपि थी। ये एक रहस्यमय लिपि है। इसको आज तक किसी विद्वान ने पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है। तो हमने मुहर के बारे में, लिपि के बारे में जाना। अब आइए बाट के बारे में जानते हैं। बाट क्या होता था? यह किसी भी चीज को नापने, तौलने, जोखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये छोटे से लेकर बड़ा तक होता था। ये द्विधारी अंकों से मिलकर बना होता था। द्विधारी अंक का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के अंक। ये द्विधारी अंक नहीं हुआ, इस तरह नहीं, जैसे 2, 4, उसके बाद में 8, उसके बाद में
16, 32, 64, इस तरह 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये द्विधारी अंक हुआ। ये द्विधारी अंक नहीं हुआ। तो अगर किसी वस्तु को अगर हमको एक भी होता था, एक से स्टार्ट होता था, तो अगर एक केजी, मान लो केजी में, इसको समझने के लिए हम लोग रखते हैं। उनका माप का क्या तरीका था वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि उस समय माप का कुछ और पद्धति आज से बिल्कुल भिन्न हो सकता है, क्योंकि आज से थोड़े दिन पहले लोग मौन, शेर, कनवा, छटांग, सवैया, डेढ़ा इस सब में जोखते थे, है ना। ये सब का अपना अलग अलग युग में, अलग अलग युग में, समय में, हर स्थान विशेष में ये मापन प्रणाली अंतर करता है, भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। तो आज से 5000 साल पहले निश्चित तौर से आज के मापन व्यवस्था नहीं थी, वो अलग थी। तो उस समय जो जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर देखें 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, तो अगर 1 केजी का वस्तु हो तो उसके लिए एक अपना सेपरेट बट्टा होता था, बाट, और 2 किलो के लिए भी अलग होता था। 3 किलो के लिए तो बटखरा नहीं है, तो वो 2 और 1 दोनों रख देते थे। इस तरह 3 केजी का बटखरा हो जाता था। 4 के लिए उनके पास है, 5 का नहीं है तो 4 1 5 मिल गया। 6 के लिए नहीं तो 4 2 6 हो गया। 7 के लिए नहीं है तो इधर देखिए 4 2 और 1 को मिला देंगे तो 7 केजी हो जाएगा। उसके बाद में 8 केजी के लिए एक बटखरा है। उसके बाद 9 नहीं है तो इसी में से जोड़ करके मिला लेंगे, 8 केजी और 1 केजी 9 केजी का हो जाएगा। 10 का अगर मिलाना है तो 8 2 10, 11 का मिलाना है तो 8 2 10 1 11, 12 का मिलाना है तो 8 4 12, 13 का मिलाना है तो 8 4 12 1 13, 14 का मिलाना है तो 8 4 12 2 14। अगर 15 का मिलाना है सपोज कीजिए तो 8 4 12 2 14 1 15। 15 केजी तक इसी को जोड़ के इधर एगो कम एगो ज्यादा करके बना लिया। 16 किलो का एक बटखरा। इसी तरह ऐसे बटखरे बनाए जाते थे जो सबसे महत्वपूर्ण हो, बीच के माप के लिए वो छोटे छोटे बटखरों से अपना काम चला लेते थे। तो ये द्विधारी अंकों से की तरह उनका माप था, बटखरा छोटे से लेके बड़े। और ये बटखरे घनाकार होते थे, घन के आकार का होता था। घन के आकार, जिस तरह लूडो आप लोग खेलते हैं तो लूडो में जो पासा होता है फेंका जाता है ना, उसके कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। 4 चारों तरफ से, एक ऊपर और एक नीचे सतह होता है। तो ये 6 सतह चारों तरफ से घिरा होता था और ये चारों सतह उसके इक्वल एक दूसरे के बराबर होते थे, है ना। तो इस तरह वो घनाकार होता था बटखरा। और ये बटखरा बनाए किस चीज से जाते थे तो वो पदार्थ होता था पत्थर। पत्थर से बटखरा बनता था। ये कौन से पत्थर होते थे? तो ये सेल खड़ी वाला पत्थर नहीं है, मोहर जिससे बनाया जाता था वो वाला पत्थर से बटखरा नहीं बनता था। ये चर्ट नामक पत्थर होता था। ये अपना एक अलग विशेष प्रकार के जो बटखरे के लिए जाना जाता था, बाट बनाया जाता था। तो चर्ट नामक पत्थर से बाट बनाया जाता था और सेल खड़ी नामक पत्थर से मोहर बनाया जाता था। याद रखना है, बच्चा कंफ्यूज होता है। दोनों चीजें पत्थर से ही बनी हुई है, लेकिन पत्थर का प्रकार अलग अलग है। मोहर सेल खड़ी से है और बाट चर्ट नामक पत्थर से, याद रखना है। तो इस तरह ये बाट का इस्तेमाल किया जाता था और बाट का इस्तेमाल वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को नापने तोलने इन सभी चीजों में करते थे। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं, तो आगे जानते हैं मोहरे और मुद्रांकन। मोहरे के बारे में तो अभी हमने बताया। तो हमने देखा मोहरे, लिपि, बाट के बारे में जाना। मोहरे मुद्रांकन कैसे की जाती थी, लिखी कैसे जाती थी, दाहिने से बाएं की तरह। इसमें 375 से 400 वर्ण है, अक्षरों की संख्या है। लिपि के बारे में हमने जाना, जो एक रहस्यमय लिपि आज तक हमारे लिए बनी हुई है। आज तक किसी व्यक्ति ने, किसी विद्वान ने इसको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए यहाँ एक शब्द है रहस्यमय, जो अभी तक सीक्रेट है, छुपा हुआ है, गुप्त है। और बाट के बारे में हमने जाना कि वह बाट जो चर्ट नामक पत्थर से बनता है और यह बाट द्विधारी अंकों से मिलकर बना हुआ है, छोटे से लेके बड़ा तक है। ये कितना है? 12,800, 1 से लेके 12,800 तक ऐसे विभिन्न प्रकार के बटखरा का निर्माण किया गया। ये बटखरा आकार में घनाकार है, इसके बारे में हमने बताया। अब आइए ये टॉपिक पढ़ते हैं, प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता थी जिसको जो सिंधु नदी के इर्द गिर्द फैला हुआ था। उसका व्यापार व्यवसाय ऐसे होता था, जिसको हमने देखा कृषि के बारे में, पशुपालन, अनाजों का उत्पादन, ये सब कैसे होता था, वो लोग कौन कौन से कार्य करते थे, कहाँ तक फैलाव था, ये सब हमने पिछले क्लास में देखा।
और भी बहुत सारी चीज़ें हमने जाने, लिखावट की उपयोगी वस्तुएं। अब इसमें यह जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, प्राचीन सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता जब थी, मोहनजोदड़ो इतना उत्कृष्ट नमूना और एक आदर्श मॉडल के रूप में था, नियोजित व्यवस्थाएं थी वहाँ, सुव्यवस्थित समाज थे वहाँ। तो ये सारी चीज़ देखने से हमें पता चलता है कि जब उतना डेवलपमेंट रहा होगा, उतना विकसित अवस्था में जब रही होगी, समृद्ध रीति रिवाज परंपरा हर चीज़ है, तो वहाँ कोई सरकार नाम की भी चीज़ रही होगी ना, जो सरकार उस सारी चीज़ को, हड़प्पा सभ्यता को ऑपरेट करती होगी, जिसके देख रेख में सारे कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलते होंगे। तो इसके बारे में हमारे इतिहासकारों का मत अलग अलग है। कुछ का कहना है कि सरकार है, कुछ का कहना है कि सरकारें नहीं थी, लेकिन हमारे पास कोई इसके लिए पुख्ता सबूत भी नहीं है कि हम यह कह सके कि हाँ निश्चित तौर से सरकार नहीं थी या निश्चित तौर से सरकार थी। दोनों में सस्पिशन बरकरार है। लेकिन हमें जो उपलब्ध जानकारी है वो ये है, उपलब्ध जानकारी वो ये है कि एक जगह से, हड़प्पा सभ्यता में एक जगह से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। आप लोग जब इतिहास का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस किताब में फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। एक मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, जो एक वृद्ध व्यक्ति सा है, दाढ़ी उड़ी है उसके, लेकिन वो एक ब्राह्मण की तरह लग रहा है, मतलब पंडित की तरह भी लग रहा है, और एक राजा के समान भी है। तो उस मूर्ति को जहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उस मूर्ति का नाम ही रख दिया गया है पुरोहित राजा। और कई स्रोतों से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग पूजा पाठ भी करते थे, और पूजा पाठ कराने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था उन्हें पुरोहित कहा जाता था। शायद वो बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित होते थे, उनका आदर हर कोई करता था, इसलिए उन्हें राजा बना दिया जाता था, या उनके निर्देशों से ही वह समाज चलता था। इस उद्देश्य से भी उन्हें दोनों काज करने पड़ते थे, इसलिए उनका नाम पुरोहित राजा रख दिया गया। तो ऐसा एक हमें शिला, मतलब पत्थर की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन्हीं पुरोहित राजा के देखरेख में पूरी सभ्यता का संचालन किया करते थे। तो ये प्राचीन सत्ता है। प्राचीन सत्ता के बारे में हमने देखा। अब आइए प्रासाद और शासक के बारे में जानते हैं। प्रासाद और, तो ये प्रासाद और शासक के बारे में, उसी पुरोहित राजा को शासक का दर्जा भी दिया गया है, और उन्हें जो है पुरोहित की भी संज्ञा दी गई है, इसलिए उनका नाम पुरोहित राजा रखा गया। ऐसे पत्थर हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और उस समय जो घर बनता था विभिन्न प्रकार की ईंटों से, तो ये ईंटों की भी अपनी एक उसकी बीमा जो होती थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक निश्चित अनुपात में होती थी। उसकी ऊंचाई जो है, गहराई कह लीजिए या ऊंचाई, ये चौड़ाई की आधी होती थी, और चौड़ाई जो है कि लंबाई की आधी होती थी। या इसी चीज़ को यूं कहें कि ऊंचाई की दुगुनी चौड़ाई, चौड़ाई की दुगुनी लंबाई। तो इस तरह की ईंटों से वो एक निश्चित विमीय अनुपात में बना हुआ ये ईंट होता था, जिससे वो अपने घर बनाया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और ये घर जो है पक्के भी होते थे, छत वाले भी होते थे, विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। वो लोग कृषि कार्य, पशुपालन के अलावा उत्पादन कार्य भी करते थे, तो इसके बारे में हमने जाना। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी जाननी शेष हैं, जैसे इस सभ्यता का अंत जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। इस सभ्यता का अंत 2600 ईस्वी पूर्व में शुरू तो हुआ था, लेकिन 1900-1800 ईस्वी आते आते, 2000 ईस्वी पूर्व आते आते यह सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। ऐसा निश्चित नहीं है 1900 ईस्वी पूर्व में ही एकदम एग्जैक्ट खत्म हो गई, उसके कुछ साल पहले या कुछ साल बाद में भी संभव हो सकता है। तो ये सभ्यता किस तरह अंत हुआ, इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। जैसे सभ्यता का अंत लिख ही देते हैं हम, सभ्यता का अंत। यह सभ्यता जो है कि कुछ का कहना है, हमारे इतिहासकारों ने बताया है कि सिंधु नदी में जब बाढ़ आई होगी, जिसकी वजह से सारे लोग डूब मरे होंगे। कुछ का कहना है आग लग गया होगा, जिसकी वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ का कहना है बाहरी जब लोगों का आक्रमण हुआ होगा, तो ये सारे लोग युद्ध कला में निपुण नहीं थे, इसलिए मारे गए। ऐसा भी बात संभव है इसलिए क्योंकि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है वो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। हमारे देश में ज़्यादातर जो हमले हुए हैं इन्हीं क्षेत्रों से, पश्चिमोत्तर भाग से ही हुआ है, इसलिए इसी जगह पर फैला हुआ सप्त सिंधु प्रदेश या सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके वजह से इस बात की भी
पूरी संभावना है कि हो सकता है कि बाहरी आक्रमण भी हुए हो और यह सभ्यता पूर्ण जो है नेस्तनाबूद और बर्बाद हो गई हो। तो ये भी कारण है। कुछ का कारण है कि जलवायु और मौसम में परिवर्तन आया, जिसकी वजह से लोग पहले जिस वातावरण में रहते थे और वो नए वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं सके। इससे एडजस्ट करने में उन्हें बहुत वक्त लगा, बहुत लोग जो है असफल हो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सबका स्रोत विभिन्न प्रकार का हो सकता है। इतिहासकारों में मतांतर हैं, सबका अपना अपना अलग अलग बात को पुष्ट करने का साक्ष्य है, स्रोत है। तो विभिन्न कारण हो सकते हैं, केवल एक कारण कहना बहुत ही कठिन और मुश्किल है। तो इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस पर भी हमने प्रकाश डाला। तो आज हमने ये सारे टॉपिक पढ़े, सिर्फ उत्पादन से लेकर के उत्पादन केंद्र, मांग प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, सुदूर क्षेत्र में मोहर लिपि बाट के बारे में, राजा के बारे में, और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें हो सका आज की क्लास में हमने कवर करने की कोशिश की। लेकिन यह चैप्टर कोई छोटा नहीं है, बड़ा चैप्टर है, बहुत ही प्राचीन चैप्टर है। यहीं से इतिहास शुरू होती है हमारा। उसके पहले भी युग मनुष्य रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं है। आप लोगों को 12 में जहाँ से पढ़ना है, ये पहला चैप्टर है और इसको बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी बारीकी से समझाया गया है चैप्टर में। इस चैप्टर को आप लोग पढ़ें, अपने घर पर स्टडी करें। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पिछले क्लास में एक दिन का हमने क्लास किया और कुछ हद तक कंप्लीट हुआ। आज हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए, लेकिन अभी भी कुछ शेष रह गए हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट क्लास एक और लेंगे, एक दिन का लेक्चर और रहेगा, जिसमें सारे टॉपिक जो शेष हैं इस चैप्टर के वो पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। पूरा पढ़ाई हो जाएगा, हमारे वीडियोज़ को आप देखेंगे, ठीक है, और चैप्टर को भी पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सब बातें समझ आई होंगी। बावजूद इसके अगर कोई बातें समझ में ना आई हो या कुछ पूछना हो, सस्पिशन रह गया हो, तो उन्हें आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, या फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से हमसे आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं, उसका तत्काल हम जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। और इसके जो नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब हम क्लासरूम में आपको बने बनाए नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा लिखा भी देंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अभी ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है, इसमें केवल लेक्चर सुनिए और स्टडी करते रहिए, उस चीज़ का स्वाध्याय करें। लेकिन इसका आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नोट्स, ये सारी चीज़ हम क्लास खुलने में आप पर प्रोवाइड कराएंगे, या आवश्यकता पड़ने पर, अगर लंबा समय लॉकडाउन रहा, ऑनलाइन क्लास अगर ज़्यादा लंबा खींचा, तो इसका PDF बना करके हम आपको व्हाट्सएप पर भी और भी विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत छात्रों।